धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें हम बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी कुछ खास खबरों की, क्योंकि उन सब खबरों पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए रोजाना हमारे साथ जुड़ते हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर है और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। चुनावी तापमान बढ़ता जा रहा है। एक और तो अमित शाह दावा कर रहे हैं कि 300 से ज्यादा सीटें जीत ली है उन्होंने, और दूसरी ओर वो मेहनत भी करते हुए दिख रहे हैं। तो जब उनकी सरकार बन चुकी है तो काहे इतना परेशान हो रहे हैं वो? जुमला अलग बात है, धरातल का जो परिस्थिति वो अलग बात है। और तीसरे हेरा फेरी को जस्टिफाई करने के लिए कहेंगे ना कि हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं, हवा बना रहे हैं, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा गणना के दौरान और गणना के बाद। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अपनी चीजों को सही भी तो करवाना है। मीडिया से बार बार वो चीजें बुलवाओ कि नोटबंदी हो गया, तमाम कैमरों पर आने लगा कि बड़ा अच्छा फैसला है। गांव में बैठा हुआ आदमी भी सोचने लगा साहब बहुत बढ़िया हुआ, मेरा क्या नुकसान होना है, जबकि असल वही बर्बाद हुआ है। खैर, अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। और पहली खबर, बांग्लादेश में सोना निकल रहा है, बड़ा हड़कंप मचा हुआ है, पुलिस भी लगा दी गई है वहां पर। ये बांग्लादेश का सोना तस्करी द्वारा हमारे बंगाल में आया, 24 परगना में, जहां से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने, अफसरों ने उसको पकड़ा। और ये काफी भारी मात्रा में, कहते हैं यह तकरीबन 5 या 8 केजी इन्होंने बताया हुआ है, माफ कीजिएगा 16 केजी, यानी 89-90 बिस्किट जो होते हैं उस रूप में थे, और 12 करोड़ का होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं कि पकड़ा गया है, यह तो होता रहता है। हालांकि दुर्भाग्य है कि जिनके घर में पकड़ा गया है, कोई अशोक पाल है, कहते इन्हें पता नहीं था, कुछ सोना ला के रखा था और हमें कहा था कि हर दिन के हिसाब से हम तुम्हें पैसा देंगे। वो 400 रुपया है, 4000 रुपया है, बड़ा ही बेमानी सा मतलब अमाउंट है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण यह बात है कि वहां के जो पुलिस अधिकारी कहते हैं कि बांग्लादेश का MP जो कई टुकड़ों में से मार दिया गया था और अभी भी पूरी शिनाख्त नहीं हो पाई है कौन से लोग हैं, कहाँ है, उनकी हत्या में इस सोना के तस्करी का हाथ या दोनों के संबंध हो सकते हैं। जी, तो BSF क्या कर रही है बॉर्डर पे खड़ी हुई सर? अब BSF का जो भी है, कितना जमावड़ा है, क्या है पता नहीं। चुनाव का माहौल है, BSF के बहुत सारे टुकड़ियां भारत में अन्य जगहों में घूम रही होंगी चुनाव बूथ को मैनेज करने के लिए। मैनेज मतलब बेईमानी नहीं, मतलब वहां सिक्योरिटी देने के लिए। तो बॉर्डर से हो सकता है कई विड्रॉ हुए होंगे, इसकी आड़ में लेके भी वो घुसे होंगे। वैसे BSF का पुराना वो संबंध होता है इनके साथ, यदि ज्यादा मात्रा में नहीं है तो इनका आपसी तालमेल भी बैठता है। जी, सवाल यहाँ पे पैदा होता है, अभी तक खबरें आती थी कि गल्फ कंट्रीज से कुछ लोग सोना ला रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं। अब बांग्लादेश में भी क्या सोना निकलने लगा है जमीन के अंदर से? बांग्लादेश में हो सकता है मिडिल ईस्ट से आया हो, जमीन से निकला हो, कोई जरूरी नहीं है। और वहां पे चूंकि टैक्सेस वगैरह कम है, यहाँ पे भारी महंगा हो गया है। वहां पे शायद 4 या 5 हजार रुपये का 10 ग्राम, या एक तोला जिसे कहते हैं, यहाँ शायद 6-6.5 हजार है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन काफी महंगा है। जी नहीं, यहाँ पे तो 50-60 हजार है सर। तो वहां और कम होगा, 35-40 हजार होगा, देखने की बात होगी, मुझे अंदाजा नहीं है। चलिए जाने दीजिए। खैर, अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एक और तो पाकिस्तान आज जो है परमाणु शक्ति बनने का जश्न मना रहा है, 28 मई को हर साल मनाता है। और दूसरी ओर उसके खैबर पख्तूनख्वा में 27 आतंकी मारे गए हैं, 7 उनके जवान भी शहीद हो गए हैं, वो भी मर गए हैं। तो आतंकवाद रोक नहीं पा रहे हैं और बस परमाणु शक्ति है यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक परमाणु शक्ति की बात है, इस बार उनके जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि आज के दिन यानी 28 तारीख को उन्होंने छुट्टी की घोषणा कर दी है पूरे देश में। पहले शायद छुट्टी नहीं होता था। 1998 में इन लोगों ने सीरीज ऑफ परमाणु बम का वो किया था, एक्सप्लोजन किया था, और यह घोषणा की थी पूरे विश्व में भारत के बाद कि हम भी परमाणुवी ताकत बन चुके हैं। इन्होंने 7 या 5, जो इन्होंने 5 कहा था, बाद में मरने वालों की संख्या 7 आ गई इनके सैनिकों का, उन शहीदों के प्रति अपने आभार व्यक्त किए। और लेकिन 23 वह भी मारे गए हैं जो आतंकी है, कहते हैं कि तालिबान का हिस्सा है, TTP, और या इनके जो भी मतलब तालिबान से आके काम करते हैं
वो उनके हिस्सा है और कहीं ना कहीं से तालिबान से अमेरिका से भी जुड़े हुए हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए बात साफ है कि यदि आप अपने जनता को सब वादे को छोड़ दीजिए, कुछ भी साधारण सा वादा है, 5 किलो अनाज जो है सो वायदा नहीं होता है। वहाँ पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, भारत में वही हालत पाकिस्तान की भी है। वहां रोजगार कहाँ है जिसकी बात आप कर रहे हैं? मुख्य चीज वही कि रोजगार दे, और ये लोग देने में असमर्थ। इमरान खान ने भले ही कुछ कोशिश की थी, लेकिन किसी भी पूंजीवादी व्यवस्था में 100% रोजगार नहीं दे सकते हैं। महंगाई बढ़ते रहेगा और ये अब तो और भी ज्यादा बढ़ रहा है। तो इनके पास बचता क्या है? धर्म के नाम पर जो ऑलरेडी उन्होंने बना ही रखा है, तो देशवाद का नारा कहेंगे, हम परमाणु शक्ति बन गए इसकी नारा करेंगे। यदि वहां अमेरिका जाते हैं, इनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनको बुला लेते हैं, इनकी प्रशंसा करते हैं, तो उसको कई दिनों तक लगातार गोदी मीडिया की तरह प्रोपेगेंडा करते रहते हैं कि देखो हम क्या थे, क्या हो गए आज, अमेरिका भी हमारी वाहवाही कर रहा है। तो ये सब इनकी मजबूरी बनती है, उनकी आदत से बन जाती है। इसमें कोई जनता यदि समझे तो इस पर ध्यान देने लायक बात नहीं है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चलिए, बांग्लादेश पड़ोसी की बात की, पाकिस्तान पड़ोसी की बात की, अब अफगानिस्तान पड़ोसी की बात कर लेते हैं। रूस जो है तालिबान को महत्ता देने जा रहा है और एक जो आर्थिक सम्मेलन होने जा रहा है उसमें इनवाइट कर लिया उनको। जी हाँ, यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग में होने वाला है 5 से 8 अगले महीने को शहर, और यह काफी बड़ा इकोनॉमिक ये हब होता था। जैसे वो 7 स्टेट जो करते थे, 7 ग्रेट्स, 7 जीज जो करते थे, या 20 जी जिसका भारत में हुआ, तो यह भी पीटर्सबर्ग यानी रशिया इनको बुलाता था। और जब से युद्ध शुरू हुआ है तो बहुत सारे वेस्टर्न और अमेरिका और इंग्लैंड ने तो इनका बाइकॉट कर दिया, नहीं आते हैं। तो अन्य देशों बुलाते हैं जिसमें चीन, भारत और ये सब हैं। अब तालिबान को ही ये लोग बुला रहे हैं। तालिबान हालांकि अभी भी प्रतिबंधित है जहां तक रशिया की बात है, और तालिबानियों ने यूएसएसआर के समय में नजीब का जो भी वहां का राष्ट्रपति का सत्ता था उसको हराया था, नजीब को फांसी पर लटका दिया था, तब से इनके संबंध नहीं है। लेकिन वह तालिबान अब तालिबान वह नहीं रहा, ना ही यूएसएसआर रहा, तो इनको बुलाया गया है। तालिबान को चाहिए इनका तेल, और यहाँ से इन्हें चाहिए लिथियम और दूसरे अन्य जो पदार्थ हैं जो इनके जमीन के नीचे हैं, जिनसे इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनते हैं, वगैरह वगैरह जो है उसके लिए। और ये इनके लिए दोनों के बीच में एक तरह से कहें तो ट्रेड रिलेशंस के लिए इनको बुलाया जा रहा है। जी, आईएसआईएस ने जो हमला किया था अभी मॉस्को में, उसमें बताया जा रहा है कि तालिबान मदद कर सकता है रूस की, इस वजह से संबंध बढ़ रहे हैं। बिल्कुल मदद कर सकता है, संबंध तो बढ़ ही रहे हैं, बिल्कुल मदद कर सकता है। इसका भांडा फूटे ना फूटे, जहां तक तालिबान उसको नहीं पता होगा संभवतः, लेकिन मदद करेगा उसकी खोज में। प्लस आगे में इस तरह के आक्रमण ना हो सके, इसमें एक वह अहम भूमिका निभा सकता है, केवल रूस में नहीं बल्कि ईरान में भी। जी ठीक है। रूस के एक जासूस को जो कि जर्मन है, जर्मनी की कोर्ट ने सजा सुना दी है। 3.5 साल की सजा सुनाई गई है, और कहते हैं कि इसको कोर्ट ने भी माना है कि इसको कोई रुपया पैसा रूस से नहीं मिला है। यह रूस का जासूस नहीं था, अपनी मर्जी से चूंकि वहां काम करता था। और जब से युद्ध हुआ तो इसके दिमाग में बड़ा चीज ये फैल रहा है कि रशिया शायद सही है और युद्ध बढ़ रहा है। जिस तरह से जर्मनी हेवी मिलिट्री इक्विपमेंट दे रहा है, लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स वगैरह दे रहा है, उससे कहीं 3rd वर्ल्ड वॉर न्यूक्लियर वॉर में ना बदल जाए, तो हमारे परिवार क्या, हमें कुछ पैसा चाहिए। अपनी तरफ से यह रशियन एम्बेसी में गया है जर्मनी में, जो भी इसके पास था पुराने ही डॉक्यूमेंट्स के फोटो दिए हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं दिया है कि बड़ा हंगामा हो जाए, लेकिन इसने किया और अपनी गलतियां मानी है। इसलिए इससे मुख्य अधिक से अधिक जो कम से कम जो सजा हो सकती थी 3.5 साल की दी गई है। लेकिन इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। वैसे रूस ने जर्मनी के कई स्पाइज को अपने यहाँ सजा दे रखी जो दर्जन से अधिक है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप जासूसी की बात हुई तो उत्तरी कोरिया ने एक जासूसी सैटेलाइट छोड़ा, लेकिन वो तो फुस्सी साबित हो गया है सर। फुस साबित होने का मतलब यह नहीं कि वह बिल्कुल असफल हो गया है। अभी पिछले साल जो अक्टूबर नवंबर में जो उसने पहला सैटेलाइट मिलिट्री पर्पस के लिए भेजा था, वो अभी 3री बार या 4थी बार सफल हुआ था, नहीं सफल हो पाया था। और वह भी सफलता का कारण यह था कि आपको याद होगा कि नॉर्थ कोरिया के जो चीफ रशिया गए थे और सब जगह मिले थे, और पुतिन ने सहायता का आश्वासन दिया था, और इनके इंजीनियर्स और साइंटिस्ट गए थे और उन्होंने जो मदद की थी उसके बाद सफल हुआ था। यह दूसरा ये भेजना चाहते थे जो असफल हुआ था। तमाशा ये हुआ कि जब ये गया और जापान के इर्द गिर्द इलाके से चला
और इसका जो भी न्यूक्लियर प्रोपेलेंट था, लिक्विड था बेसिकली, वह जब ब्लास्ट कर गया, जो इसका मोटर या इंजन था नहीं चला, तो वहां पे दहशत सी एक चीज हुई। सब जगह वार्निंग दिया गया ओक्लाहोमा और दूसरे जगहों में कि शायद उत्तरी कोरिया ने कुछ मिसाइल हमारे ऊपर लॉन्च की है और उस पर हंगामा भी किया। खैर बहुत जल्दी उनको पता चल गया कि सैटेलाइट लॉन्च हुआ था जो असफल हुआ। तो ये असफलता मतलब सफलता का एक चरण है। हालांकि इसके ऊपर साउथ कोरिया और जापान फिर से यूनाइटेड नेशंस में गए हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पर जो रोक लगा हुआ है, बैलिस्टिक मिसाइल जिससे कि दूर किए जा सकते, इसकी बात हमने की थी, और उसका इस्तेमाल नॉर्थ कोरिया किया जा रहा है, इसका संज्ञान लिया जाए। जी देखते हैं क्या होता है। इसी से जुड़ा हुआ एक अगला अपडेट जो हमारे पास आ रहा है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सियोल में जापान की मुलाकात होने जा रही है चाइना से, और साउथ अफ्रीका तो साउथ कोरिया तो वहां पे रहेगा ही है। तो अब नॉर्थ कोरिया नाराज नहीं होगा चाइना से? नॉर्थ कोरिया और चाइना का बहुत पुराना संबंध है, और नॉर्थ कोरिया को यह चीज पता है कि चीन का मुख्य चीज है, ठीक है, जहां तक जियोपॉलिटिक्स की बात है, स्ट्रेटेजी की बात है, रीजनल जहाँ एरिया है पूरे इस चीन से इर्द गिर्द में, पाकिस्तान भी डामाडोल हो रहा है, उस हालात में नॉर्थ कोरिया बड़ा ही महत्वपूर्ण अलाई है इसका। उसको नाराज वह नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर पावर भी ऐसे समय में बहुत बड़ा डेटरेंस का काम करता है, वह जापान, साउथ कोरिया और यहाँ तक कि अमेरिका के खिलाफ भी, और इसलिए दोनों एक दूसरे को नहीं करेंगे। लेकिन नॉर्थ कोरिया, जैसे मैंने कहा, उसको मालूम है कि चीन का मुख्य चीज है उसका अपना निवेश पूंजी, और इसके लिए जा रहा है। और दूसरे चाइना की कोशिश है डिप्लोमेटिकली, जैसे भी यह शुरू से रहा है, यह जब यूएसएसआर था उसके पहले से भी, जब माओ त्से-तुंग वहाँ के चेयरमैन थे तब से ही, कि हम किसी न किसी तरह से पूरे यूरोप में और अमेरिका के जो अलाई हैं उनके बीच में, अमेरिका से हम उसका संबंध को तोड़ने की कोशिश करेंगे, हम अपने इकोनॉमिक वॉरफेयर के द्वारा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। हाँ, इनका मुनाफा दर बढ़ रहा है, वो बात अलग है। तो देखते हैं इससे क्या होता है। जी, पोप ने एक बयान जारी किया है एलजीबीटी समुदाय को लेकर, और उसमें कुछ इतावली भाषा के ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर डाला है जिसके चलते लोग कह रहे हैं कि क्या ये पोप की भाषा है, क्या उन्हें इस तरीके से बोलना चाहिए था? आपको क्या जानकारी है इस मामले में? यह पोप जब शुरू में आए थे, शायद 2012-13 में कभी आए थे, तो इन्होंने कहा था जो गे लोग हैं, यदि वह लोग अपने आप में सुधार चाहते हैं और गॉड से माफी मांग के हमारे यहाँ आना चाहते हैं, तो हम भला कौन होते उनको रोकने वाले? ठीक, अच्छी बात थी। लेकिन बीच में एक दो और इनके बयान थे, अभी तो खुलेआम इस तरह कह दिया है, जो कि यह अंदर में बातचीत चल रही थी, इटली के जो पादरी या जो बाकी लगी, यह ओपन पब्लिक में नहीं था। और उसमें उन्होंने कहा कि भाई गे लोगों से सावधान रहें, उन लोगों को मतलब उस हद तक ना लाए जहां वो टीचर बनते हैं, इंस्ट्रक्टर बनते हैं, उस हद तक ना लाए, उनको कहीं तरह से पूजा पाठ में सीधे ना लाए, दूर दराज में रखें, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। और उसके लिए जिन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, इटली में कहें तो फ्रोसीजिन या पियारोजीने कहते हैं अंग्रेजी और हिंदी में, माने इसका भूल जाए जो भी मतलब है, लेकिन यह अभी तक उन्होंने ना हाँ कहा है ना कहा है। लेकिन वहाँ के जो छोटे मोटे जो पोप के जो है उन लोगों का हवाला देते हुए ये खबर इटली के प्रमुख मीडिया में आया है। अब क्या इसका माने नहीं माने है, जहाँ तक मेरा बात है, इन बड़े बड़े धार्मिक अधिकारियों से दूर रहें तो ज्यादा ही अच्छा है। जी, कुछ दिन पहले इन्होंने किराए की कोख पर भी सवाल उठाए थे और कहा था कि ये तो सब अधार्मिक तौर पर हो रहा है। वैसे बातें तो ठीक ही कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में चारों तरफ देखिए अजीब सी चीजें हैं, कोई चीजें बची नहीं है जो है धार्मिक तौर पर। धार्मिक तौर पर तो कुछ बचा नहीं है, चूंकि गॉड है नहीं। अब मैं इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं भगत सिंह का समर्थक हूँ, चारवाक सिद्धांत यदि हमारे साथी जानते हैं तो समझेंगे मुझे। लेकिन तकनीकी और विज्ञान यदि बढ़ रहा है तो हम उसका इस्तेमाल क्यों न करें? मान लेते हैं गॉड है, उसी ने हमें दिमाग दिया है। हमारे बंदर, जानवर, कीड़े मकोड़े, उनको इतना दिमाग नहीं है कि वह उस तरह के टूल का इस्तेमाल कर सके। ओरांगटे या यानी दूसरे तरह के भालू या कुछ है, कुछ हद तक डंडा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिस तरह से हम टूल का इस्तेमाल करते हैं वो नहीं कर पाते। हम विज्ञान में इतना आगे बढ़ गए, तो गॉड ही ने दिया है कि भाई हम उसका इस्तेमाल करें, क्यों नहीं रोके? यदि नॉर्मल बच्चा नहीं हो रहा है, इन्होंने कहा कि नहीं करे, आप भगवान के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें, तो भगवान के क्षेत्र में ना हस्तक्षेप करो तो हवाई जहाज से क्यों घूम रहे हैं? आप जाइए, पैदल जाइए, घोड़े पर सवार होकर जाइए। जी,
नहीं तो ये कौन सा तरीका हुआ कि आदमी आदमी से शादी कर रहा है, औरत औरत से शादी कर रही है सर? देखिए, वह एक मानसिक बीमारी है, लेकिन इसके आधार पे उसको जेल में डाल देना यह कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है। ठीक है भाई, आपको जो करना है कीजिए, औरत औरत है, मर्द मर्द है, मैं इसको समर्थन नहीं करता, लेकिन उसके आधार पर कानून बनाने उनको जेल में डालने से क्या अंतर पड़ता है? उनका हर रास्ता आपने बंद कर रखा है, ना नौकरी है ना कुछ है। यदि सही में समाज यदि वैज्ञानिक आधार पर, तो ये जो गलतियां जो गड़बड़ियां हो रही है अपने आप खत्म होंगी, और इस पे धर्म ना ही आए तो अच्छा है जी। चलिए खैर, अब शुरुआत करते हैं गाजा, इजराइल, फलस्तीन और ईरान से जुड़ी खबरों के। पहला जो अपडेट है वो है ब्रिटेन से जुड़ा हुआ। जिस वक्त आईडीएफ ने हमला किया राफा में, और जो तस्वीर आ रही है बच्चों की जलते हुए, उस दौरान बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष में उड़ रहा था ब्रिटिश एयरफोर्स का R1, और ये एक स्पाई जहाज है। तो क्या वो लोकेशन दे रहा था कि यहाँ मारो? बिल्कुल लोकेशन दे रहा है, और जो पहले से इनको पता होगा कि इस जगह पे है। हालांकि यह खुलेआम हर जगह पता था कि यह शरणार्थी शिविर है। इसके पहले इजराइल ने कई और शरणार्थी शिविरों पर मारा है, यह कह के कि वहां पे हमास के सैनिक या लड़ाके। मान लेते हैं एक दो थे भी, तो आप इस तरह से वहां पे कुल मिलाकर, और इसमें जहां तक ब्रिटेन यूके की बात है, इनके स्पाइस प्लेन यानी ड्रोन्स या उस तरह से विंग वाले बड़े बड़े ड्रोन्स जो हैं, जिसके 5 हुतियों ने मार गिराया है मिडिल ईस्ट में अमेरिका के, तो ये उसको गाइड करते हैं उस जगह पे एग्जैक्ट लोकेशन के लिए। इनका सीधा के सीधा उससे संपर्क होता है। यहाँ जमीन पे ले रहे हैं, फिर इससे भी हो रहा है, और ये जो मार रहे हैं यहाँ से, ये तीनों का होता है। और एग्जैक्ट लोकेशन का हो सकता है, जिस तरह के खास बॉम्ब हो उसमें भी जीपीएस का यदि मान लीजिए सेंसर लगा हो, उसको भी गाइड करते हो। ये यहाँ तक मुझे नहीं मालूम है, यानी बॉम्ब रिलीज होने के बाद, यदि बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है तो रिलीज होने के बाद अभी भी उसमें इंजन पावर है, उसको यदि मैन्यूवर किया जा सकता है, तो ये ड्रोन जो है, खास तरह का विमान जो है, हो सकता है उसको गाइड करके वहां तक पहुंचाया हो। ये सब हत्यारे हैं, ये सब आतंकी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है जी। तो अकेला नेतन्याहू कहाँ जिम्मेदार है? फिर तो आईसीजे में इन तमाम अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। जर्मनी के खिलाफ तो मुकदमा ले जाया गया था निकारागुआ के जरिए, लेकिन वो स्वीकार नहीं किया गया। आईसीजे कितनी भी अपनी ताकत लगा ले, हमें समझना चाहिए फिर से, आईसीसी हो, यूएन जनरल सेक्रेटरी या उसका सिक्योरिटी काउंसिल हो या कुछ भी हो, इनकी ताकत वही बनती है। किसी भी देश के आप सुप्रीम कोर्ट की देख लें, उनकी ताकत वही बनती है जनरली जहां के बड़े बड़े धनाढ्य लोगों का के पक्ष में वोट देना होता है, पक्ष में वर्डिक्ट देना होता है। ये उसके विरोधी नहीं है, और उसका एकमात्र रास्ता है जनता, केवल अमेरिका के नहीं पूरे विश्व का जनता का, कि इसका हम विरोध करें। हाँ, आईसीजे चुकी है और जो भी हमें मिल सकता है, लेकिन आईसीजे के ऊपर खुद बड़ी जबरदस्त दबाव है, आईसीसी के ऊपर है। अमेरिका के खिलाफ तो कुछ हुआ नहीं। हालांकि ये उदाहरण जो आपने उठाया, यह काफी है बताने के लिए कि अमेरिकी की रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री तीनों के अगेंस्ट में वारंट इश्यू होना चाहिए आईसीसी द्वारा जी। चलिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आप फिर से एक बार, यानी कि तीसरी बार साउथ अफ्रीका जो आईसीजे पहुंच गया, और यूएनएससी की आज मीटिंग होने जा रही है, लेकिन इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। आईसीजे में एक भारतीय जज हैं जिन्होंने इजराइल के खिलाफ फैसला सुनाया है, उनकी चर्चा हो रही है। क्या उनका नाम है सर? उनका नाम है दलवीर भंडारी, और 2012 से ही हैं। यह हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उसका सुप्रीम कोर्ट भी रहे हैं। इन्हें बाय द वे पद्म भूषण भी मिला हुआ, यानी कहीं ना कहीं से स्वतंत्र रहे हैं। ईमानदार तो होंगे ही होंगे, नहीं तो ऐसे इतना प्रमोशन तो खैर किसी हालत में होता है, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं मिलती इन्हें। और इन्होंने साफ रूप से कहा, जब इनके पहले बारे में जो हुआ था इजराइल के खिलाफ, जिसमें 15 में 13 लोगों ने पक्ष में दिया था, 2 ने भी पक्ष में दिया था। एक तो याद होगा आपको कि युगांडा की एक महिला थी, कोई जूलिया थी, वो उनके खिलाफ तो खैर बहुत सारे आरोप है, और दूसरे इजराइल का खुद था। लेकिन इन 13 जजों में जिन्होंने इजराइल के खिलाफ ये आप सवाल उठाए थे, और अभी साफ साफ कहा है कि इजराइल रफा में युद्ध बंद करे, वहां पे मानवीय सहायता जाने दे, और उन साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिश ना करे, जिससे साफ लगता है इजरायली सेना जनसंहार में शामिल है। तो इसलिए इनकी प्रशंसा सही है जी। अगली खबर भी इसी से जुड़ी हुई है। आईसीजे के आदेश को आधार बनाकर बेल्जियम के डिप्टी पीएम यानी कि प्रधानमंत्री ने इजराइल पर पाबंदी लगाने की मांग कर डाली है। हाँ, उप प्रधानमंत्री ने वहां के, वो काफी उन्होंने कहा कि बड़े ही इससे
बेचैन हैं और कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। वैसे जापान ने भी कहा है कि उसकी खोज खबर होनी चाहिए और इजराइल को उसे तुरंत बंद करना चाहिए, लेकिन कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आज दुनिया में शायद ही कोई देश होगा, यहाँ तक कि अमेरिका भी कहता है कि उस तरह से ना करें, बचा कर करें, लेकिन कथनी करने में बहुत अंतर है। फिर भी इनका जो भी इनका वक्तव्य है उनका हम समर्थन करते हैं कि ठीक भाई उनका है। उन्होंने इसके साथ साथ यह भी कहा है कि हम लोग इस पर विचार करेंगे कि किस तरह से इजराइल के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए और हम ट्रेड करें। तो यदि करनी है तो पूरी की पूरी तरह ट्रेड वहां के भी या पूरे यूरोपियन यूनियन में सवाल उठा है कि इजराइल के साथ हर ट्रेड बंद किया जाए। जी चलिए, यूरोपीय यूनियन तो सऊदी अरब और अरब के देशों से बात कर रही है कि भाई रफा में कैसे शांति स्थापित की जाए, इसके अलावा कुछ कर नहीं रहे हैं। लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम घटा है उस ओमान को उस ओमान की ओर से जहां ईरान के अधिकारी अमेरिका के अधिकारी से बैठ के बात करते हैं। ओमान का विदेश मंत्री अब ईरान जा रहा है, तो क्या वो अमेरिका की बातों को आगे बढ़ाने जा रहा है या अपना कुछ धंधा पानी ईरान से सुधारने जा रहा है? कह रहे हैं कि वह गए हैं अपना दुख व्यक्त करने, क्योंकि वहां के पूर्व राष्ट्रपति मारे गए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। लेकिन जब गए हैं तो निश्चित रूप से कुछ और बात कर रहे हैं। अमेरिका का भी मैसेज लेकर गए, इसमें संदेह नहीं है। और ओमान मध्यस्थ रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत करवाने में, खासकर उस समय जबकि पूरे ईरान से 300 से अधिक जो मिसाइल और यूएवीज ने आक्रमण किया था इजराइल पे। तो ये सब देश हैं, कतर हैं, यूएई हैं, ये सब बहुत छोटे छोटे देश हैं, लेकिन इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। और केवल अमेरिका ही नहीं इनकी तरफ देखता है, बल्कि ईरान और इनके जितने साथी देश हैं, इराक और दूसरे हुतीज वगैरह, ये सभी देखते हैं कुछ खास मसलों पर, खास जगहों पर जहां पे कि अनावश्यक यदि युद्ध हो रहा है या कुछ हो रहा है, संधि करने की बात हुई तो इनकी मध्यस्थता लेते हैं। और बदले में पता नहीं इनको कितना मिलता है, यह भी एक जानने लायक सवाल है, लेकिन हमें पता नहीं है कि कितना मिलता है इनको, क्या कमीशन है इनका। जी, कुछ मिलता भी है या कोयलों की दलाली में बेचारे हाथ काले कर कर रह जाते हैं। अगली जो खबर है, ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद मुखाबिर ने कहा जा रहा है कि पहली बार संसद को संबोधित किया है कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने के बाद। क्या जानकारी है सर? जी हाँ, तो लगता है कि वही राष्ट्रपति बनेंगे वहां के। और उन्होंने भूतपूर्व राष्ट्रपति की बहुत प्रशंसाएं की हैं कि उन्होंने जो भी काम किया पूरे ईरान के लिए, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए बड़ा ये है वो है, सब कुछ कहा। ठीक है, वह प्रशंसनीय है। और मुख्य रूप से उन्होंने ये कहा कि जो उनकी नीति पहले की रही है उसको वह लगातार जारी रखेंगे, उसके पीछे नहीं हटेंगे। इसका मतलब है कि वह फिलिस्तीन लैंड को पूरी समर्थन देंगे और जहां भी उनकी बात आगे बढ़ती है, यानी इजराइल के अगेंस्ट में, अमेरिका के अगेंस्ट में और खुद के रीजनल पावर बनने के पक्ष में उनकी जो कार्य नीति रही है, विदेश नीति रही है, उसे जारी रखेंगे। जी, एक खबर ये आ रही है कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने एक बड़ा सख्त बयान दिया है। फैसल बिन फरहान उनका नाम है। उन्होंने कहा कि अगर फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा तो फिर इजराइल भी नहीं रहेगा। इतनी हिम्मत कहां से आ गई इन लोगों में? अब कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं। फरहान आपने नाम बताया, हाँ वही नाम है। और इन्होंने यहां तक कहा है कि केवल मान्यता ही नहीं, 1967 वाली स्थिति में वापस जानी पड़ेगी, जो बॉर्डर उस समय था, जो पैलेस्टीन लैंड था, यानी ईस्ट जेरूसलम इनका कैपिटल बनेगा। यदि ये हो जाए तो पूरा मिडिल ईस्ट में इतनी शांति होगी, अमेरिका वहां से बाहर का रुख लेगा, क्योंकि इसकी कोई इज्जत करने वाला नहीं बचेगा उसके बाद से। और उन्होंने साथ यह भी कहा है कि यदि यह नहीं होता है तो इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन हम नहीं बनाएंगे। तो देखते हैं, ये केवल कहने के लिए है कि क्या है। जी, क्या जिस दौर में दौरा होने वाला है एमबीएस का ईरान का, उससे पहले ये बयान, और एमबीएस के दौरे से पहले कल हमने चर्चा की थी सीरिया में राजदूत की तैनाती और अमेरिका द्वारा सऊदी अरब पर लगाए गए आक्रामक हथियारों की बिक्री के प्रतिबंध को हटाना, ये सब आपस में मिलाकर देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है। इसमें ब्लिंकन का भी, टोनी ब्लिंकन नहीं, ब्लिंकन जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी यह कहा है कि अब इन लोगों को संबंध बनाना चाहिए इजराइल और सऊदी अरबिया का। उसे बोलने की क्या जरूरत पड़ी? ये लोग क्यों बीच में कूद रहे हैं? क्यों ईरान से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों इसी दौरान, जैसा आपने बताया, यहाँ के विदेश मंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं और कतर और यूएई के लोग भी पहुँच रहे हैं। ये सब क्यों? मतलब आग लगा हुआ, इसका कुछ ना कुछ कारण होगा, ऐसे नहीं आ रहे।
दबाव डाल रहे हैं यह ईरान पे, कुछ न कुछ अपनी तरह से कर रहे हैं, ईरान के ऊपर बने प्रतिबंध को हटाने की कुछ कर रहे हो कि भाई तुम कर लो, अमेरिका ये प्रतिबंध हटा देगा। यह सब के सब उसी इर्द गिर्द गोल गोल चक्कर में घुस रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई नेतान्याहू नहीं मान रहा है, कुछ इसी पे मान लो कि भाई ठीक है लड़ाई बंद हो जाए और जो भी है अब जो हमारे बंदी है उनको वापस ले जाए वगैरह वगैरह। जी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे रफा में वो तस्वीरें सामने आई है कैंप में बच्चों के महिलाओं के जलते हुए, उसके बाद यूएनएससी की जो मीटिंग होने जा रही है उसमें कोई ऐसा प्रस्ताव पास किया जा सकता है कि इजराइल को मजबूर किया जाए कि वो बंधकों की रिहाई के बगैर भी जंगबंदी कर दे कुछ समय के लिए। जंगबंदी कुछ समय के लिए हो या पूरे समय के लिए हो, जैसे हमास की मांग है, दोनों तरफ की युद्ध बंदियों को छोड़ा जाए, सेनाओं को कुछ हद तक बॉर्डर से या जो लाइन ऑफ अभी कंट्रोल उससे पीछे लिया जाए, जितने भी सामग्री हैं मानवीय सहायता के लिए सबको जाने वगैरह वगैरह। यह तभी संभव है आईसीजे के कितने भी आदेश हो, आईसीसी का वारंट हो, जब तक अमेरिका और इंग्लैंड इस बात को नहीं मानता है अंदरूनी तौर से। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अब चुनाव ब्रिटेन में तो ऐलान हो चुका है और नवंबर तक चुनाव होना अमेरिका में। क्या अपनी अंदरूनी राजनीति को बिल्कुल ताक पर रख देंगे दोनों देश, या यूएनएससी में आज जो कुछ होने जा रहा है, क्योंकि जब आप ये बुलेटिन देख रहे होंगे तो हो सकता है यूएनएससी में वो तमाम बहस हो चुकी हो, लेकिन उस पर भी हम आपको अवगत कराने की बाद में जरूर कोशिश करेंगे। उससे कुछ निकलता है क्या या निकाला जाता है क्या? बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।